हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को हम लोग और अच्छे से देखने के लिए, अपना टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेके आए मॉक नंबर 2। और ये रहेगा आपका जो भी नॉन टेक पोर्शन है, ठीक है। क्योंकि 60 क्वेश्चन तो आपके इलेक्ट्रिकल के, और जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन है वो आपके किसके बेस्ड है, वो आपके नॉन टेक बेस्ड है। और यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं 20 एप्टीट्यूड, और 15 क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश के रहेंगे। जो 5 क्वेश्चन है लैंग्वेज के, वो आप लोग उससे कर लोगे, ठीक है। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो बेस्ड है हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बार चार्ट दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स आपको दे रखे हैं, फेब, मार्च और अप्रैल। अप्रैल रेड है, मार्च हमारे पास शेडेड पोर्शन है, और फेब क्या है, ब्लू कलर का है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये जो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ लिपस्टिक सोल्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, 4 डिफरेंट कंपनीज है हमारे पास। कौन कौन सी कंपनी है? एक है लैक्मे, एक है मैक, और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हो पॉन्ड्स हो गई, और यहाँ पे क्या है, लोटस हर्बल। तो ये 4 कंपनी है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। हालांकि मैं टाइमर लेके आया था, लेकिन यह है कि हम लोग साथ में सॉल्व इसको करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पूछा क्या गया है। पूछा गया है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ लिपस्टिक सोल्ड बाय लैक्मे एंड मैक टुगेदर। तो यहाँ पे लैक्मे की प्लस जो मैक की लिपस्टिक जो सोल्ड की गई हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, और किसके बीच में रेशियो निकालना है, टू द टोटल नंबर ऑफ लिपस्टिक सोल्ड बाय लोटस हर्बल एंड मैक। तो लोटस हर्बल और मैक के बीच में यहाँ पे कौन से मंथ की, अप्रैल के मंथ की कितनी लिपस्टिक सेंड करी गई है। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। अगर हम लैक्मे की बात करते हैं और यहाँ पे मार्च में देखते हैं, तो लैक्मे मार्च में कितना यहाँ पे लिपस्टिक सोल्ड कर रहा है, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, मतलब सेंटर पे 250 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लैक्मे ने तो 250 सोल्ड करी। और मैक की बात करते हैं, तो मैक कहाँ पे, ये रहा, और मैक का मार्च का मंथ ये है। और यहाँ पे देख सकते हो तो 500, तो 500 हो जाएगा। इसका हम लोग सम करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, 750। इसका मतलब 750 क्या होगी, लैक्मे और मैक के द्वारा मार्च मंथ में सोल्ड करी गई लिपस्टिक है। अब आते हैं लोटस हर्बल और मैक के देखते हैं। तो लोटस हर्बल ये है, और इसका भी हमें अप्रैल का देखना है। तो लोटस हर्बल का अप्रैल का मंथ कितना है, 400 और 500 के बीच में है। दैट मीन्स ये हमारे पास 450 है। प्लस मैक की बात कर लेते हैं, मैक हमारे पास अप्रैल मंथ में कितना है, यहाँ पे 350। कितना है, 350। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 800। 800 हो जाएगा। अब इसका रेशियो देखते हैं, तो जीरो से हम जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। और ये हमारे पास किससे जा रहा होगा, 5 से काट लेते हैं। 5 वन जा 5, और 5 5 जा 25। 5 वन जा 5, और 5 6 जा 6, सॉरी, 5 6 जा 30। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15:16। तो हमारे पास ऑप्शन बी हमको नजर आ रहा है, यहाँ पे चमक गया ऑप्शन, और ऑप्शन बी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया होगा, और आपका आंसर भी ऑप्शन बी आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको या तो ट्रिग्नोमेट्री पे डायरेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको इसकी एप्लीकेशन दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस के बेस पे भी मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितनी है, √3/2 है यहाँ। तो आप लोग जानते हो कि साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है हमारे पास, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2। तो मैं इसको साइन 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। हम एंगल से एंगल यहाँ पे निकाल देते हैं, तो ए प्लस बी यहाँ पे कितना निकल के आता है, 60 डिग्री निकल। अगली चीज हमें क्या दे रखी है, cos a माइनस बी। हालांकि क्या है, ये इनवर्स वाला ही कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। आप, मैंने ऐसे काट के बस आपको दिखाया है। एक्चुअल में क्या होता है, जब a प्लस बी इस साइड में चला जाएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, साइन 60 की वैल्यू बन जाती है। तो इनवर्स से फिर इस तरीके से कैंसिल होता है, तो ये होता है। तो हमें तो एग्जाम में थोड़ा ना शो करना है, हमें तो उसको सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉस वाले का सॉल्व करता हूँ। कॉस ए माइनस बी कितना है, यहाँ पे √3/2 है। और कॉस √3/2 की वैल्यू कब होती है, ये होती है आपके पास 30 पे। मतलब ये कॉस 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से a माइनस बी कितना आ गया, 30 आ गया। अब आप देख सकते हो कि आपके पास a माइनस बी 30 है, और a प्लस बी कितना है, 60 है। तो दो इक्वेशन और दो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं।
तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे। आपसे पूछा है ए और बी की वैल्यू, आप इन दोनों को ऐड करिए तो यहाँ से निकलेगा 2a, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 90। और जब a की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ गई 45। अगर a मेरे पास 45 निकल के आ गया तो आप चाहे किसी में भी रख के देख लो, इसमें रख लेते हैं या इसमें रख लेते हैं। तो हम जब रखेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री। हमारे पास आंसर क्या होंगे, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री, जो हमें दिख रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे प्रोसीड। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है और बेसिकली इसमें ये आपकी जो एप्लीकेशन होती है परसेंटेज की वो भी यहाँ पे चेक हो जाती है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अ शॉपकीपर सेल्स सीमेंट एट रुपीज 36 per kg and so that he purchased at 30 rupees per kg and he is giving only 800 gram of cement instead of 1 kg while selling. What is the actual profit earned by the shopkeeper? हालांकि ये जो क्वेश्चन होते हैं डिसऑनेस्ट सेलर के ऊपर बनते हैं, उसी के एप्लीकेशन पे। डिसऑनेस्ट सेलर, अब होता क्या है कि भाई सेलर है, जब शॉप पर जाएगा, ठीक है, क्या करने, 1 kg सीमेंट खरीद के लाएगा, तो वो उसको क्या पड़ रहा होगा, वो उसको 30 रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, मतलब ये है कि अगर 1000 सीमेंट, अब 800 ग्राम है तो 1 kg को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। तो 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 30 रुपए रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेबी की बात कर रहे हैं। तो क्या है, किसने पे किए थे, ये शॉपकीपर पे करके लाया था। शॉपकीपर जब खरीद के लाया तो क्या हुआ, वो 30 के हिसाब से 1000 ग्राम का सीमेंट खरीद के लाया। लेकिन जब वो सेल करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम ही सेल करता है। तो क्या करता है, 800 ग्राम ही सेल करता है। यहाँ से बात समझ में आ रही है। तो अगर वो 800 ग्राम सेल कर रहा है तो मतलब 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा दो, 30 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 800। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सब कट जाएंगे तो ये मेरे पास आएगा 24 रुपीज। तो मतलब ये है कि वो 24 रुपए का ही सीमेंट वास्तव में बेच रहा है। लेकिन वो जो सेल कर रहा है वो कितने रुपए के हिसाब से कर रहा है, वो कर रहा है 36 रुपीज के हिसाब से सेल कर रहा है। दैट मीन्स उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 36 माइनस 24। और अगर आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो परसेंट लगाने के लिए किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। तो नीचे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास कितना डिफरेंस आया, ये हमारे पास निकल के आया 8/24, मतलब 1 कितना निकल के आया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और ये 24 × 100। ये कितना हो गया, 2 बार चला गया और ये 50 बार चला गया। कितना आ गया यहाँ पे 50%। आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 50%। उसको 50% का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं फिर से समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या कहानी चल रही है। इस क्वेश्चन में कहानी ये चल रही है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, सपोज करो आपकी दुकान है, तो आप क्या कर रहे हो भी, बाहर से जब परचेस लेके आ रहे हो 1000 ग्राम का सीमेंट आपको 30 रुपए में पड़ता है। फिर आप क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो कि मैं इसको 30 में ना बेच के मैं इसको 36 रुपए में बेचूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, 1000 ग्राम की जगह आप सिर्फ 800 ग्राम ही तोल रहे हो। मतलब आपकी जो 800 ग्राम की कीमत आपको कितनी पड़ी होगी, तो अगर आप भी 800 ग्राम की कीमत देखोगे तो यहाँ से 24 रुपए निकल के आएगा, अगर इस भाव से खरीद के ला रहा हूँ। तो यहाँ से क्या पूछा था कि आप जब 36 में बेचते हो तो आपको कितना प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन करिए और ये क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है, मैंने ये कंसेप्ट आपका कल का बताया था। मैंने कहा था कि अगर कोई चीज क्या है, लगातार कोई चीज क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है। जैसे सपोज करो कि एक आर्टिकल आपने एक्स में खरीदा, अब आप क्या कर रहे हो कि उस पर कुछ परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सपोज करो A% उसका इंक्रीज हुआ, तो एक नई वैल्यू मिल गई। फिर फर्दर क्या हुआ, आपने इस पर B% और इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास क्या निकल के एक फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। तो ये दोनों A% और B% से अगर कोई वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल जो आपने इंक्रीज किया होगा वो C% किया होगा,
मतलब ये वैल्यू का अगर C% निकालूंगा तो डायरेक्ट मुझको ये वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, A प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाता है, ओवरऑल कितना परसेंट क्या हुआ है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कह सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिल जाता है। फिर मैंने कहा था कि अगर इंक्रीज होगी तो प्लस में रहने दो, और डिक्रीज होगी तो क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। तो देखो, कोई भी प्राइस क्या हो रहा है, पहले 20% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 20, एंड देन उसके बाद क्या कर रहा है, न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, और जो डिक्रीज होने के बाद जो नया प्राइस निकल के आया, ठीक है, वो क्या हुआ, वो आपका फर्दर 25% से इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो प्लस का 25 प्लस, अब देखो 25 और माइनस का यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 100, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 25, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 दूनी 100, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 5। ठीक है, सॉरी 25 दूनी 50, और 50 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 50, और नीचे क्या है, देखो 50 500, 500 डिवाइडेड बाई 100, तो जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 0%। यहाँ से आपके पास क्या है, 0%, मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जनरली नॉर्मल भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू मान लो, आपने 100 मान ली, ठीक है, 100 पे आप क्या कर रहे हो, 20% डिक्रीज करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 80 बचेगा, क्या बचेगा, 80 बचेगा। अब आप क्या कर रहे हो, इस 80 पे 25% आप इंक्रीज कर रहे हो, 80 पे 25% इंक्रीज कर रहे हो, मतलब ये कितनी वैल्यू हो गई, 5/4 हो गई, तो 5/4 का मतलब ये वैल्यू फिर से कितनी हो गई, 100 हो गई। तो नेट चेंज कितना रहा, पहले भी 100 था और अब भी 100 है, तो मतलब कितना चेंज हुआ, जीरो का आपके पास चेंज हुआ, तो ये क्या है, 0% इसको का आंसर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास है, इनकम है, मतलब ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, और हालांकि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉम्बिनेशन, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, एज इनकम इज 120% ऑफ बीज इनकम। अब जो ए की इनकम है वो क्या है, बी के 120% है, इसके जो बी की इनकम रही होगी, और दूसरी बात बोल रहा है कि बी इनकम इज 40% ऑफ सी इनकम, और जो बी की इनकम है वो कितनी है, 40% है किसके, सी इनकम के। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का रेशियो देख लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रेशियो देखो, ए अपॉन बी करोगे तो 120 डिवाइडेड बाई 100, और अगर इसमें देखूंगा तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी, ठीक है, बी अपॉन सी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 अपॉन 100। तो इससे क्या बन रहा है, इससे कुछ काम बन रहा है, हमारा कुछ काम बन तो पा नहीं रहा है। तो हम एक काम और कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मुझे 100 चाहिए था, और यहाँ पे अगर 100 होता तो रेशियो मेरे पास आराम से निकल जाता, और हमसे पूछा क्या गया है, एज इनकम इज 20% ऑफ कॉम्बाइंड इनकम ऑफ बी प्लस सी। तो चलो एक काम करते हैं ना, देखो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी, और पर्सन सेम है, मतलब क्या है कि ये भी 100 होना चाहिए और ये भी 100 होना चाहिए। अब हमें 100 बनाने के लिए करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको छोटा करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, अब आप एक काम कर सकते हैं कि 40 और 100 का आप एलसीएम ले लीजिए। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये कितनी बार चलाएगा, 10 से हो जाएगा, तो ये 4 और ये 10 बार आ जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 4 और ये 2 बार हो जाएगा, तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 50 और 200, तो 200 एलसीएम आ गया। तो 200 बनाने की करूंगा, यहाँ पे भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं, यहाँ पे 5 से करूंगा तभी 200 बनेगा, और यहाँ पे 2 से करता हूँ, तो देखो ये कितना बन गया मेरे पास, ये 240 डिवाइडेड बाई 200, और ये मेरे पास कितना हो गया, 200 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, अब आप देखो कि जो b की वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो b यहाँ पे भी 200 है और b यहाँ पे भी 200 है, तो अब हम a b और c का रेशियो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, 240 है, b की वैल्यू कितनी है, 200 है, तब c की वैल्यू कितनी है, 500।
ठीक है, अब आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, अब इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 24, 20 और 50, आप चाहें तो उसको फर्दर और रिड्यूस कर सकते हैं, तो 2 से काट लेते हैं, ये 12 टाइम चला जाएगा 2 से, फिर ये आपके पास 10 टाइम चला जाएगा और ये आपके पास 25 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 12 निकल के आ रही है, बी की वैल्यू 10 निकल के आ रही है और सी की वैल्यू 25 निकल के आ रही है। तो हमसे क्या पूछा है कि एज इनकम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, ए की इनकम कितने, व्हाट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, ए की जो इनकम है वो कितना है, 20% ऑफ बी प्लस सी, ये पूछा हुआ है। तो ए की इनकम तो यहाँ पे कितनी है, अगर 12 है, 20% का मतलब कितना हुआ, 20% का हुआ भी 20/100, 100 ऊपर चला गया, और बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना है 35। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये 5 टाइम चला जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा, और परसेंटेज में पूछा है मतलब 100 से मल्टीप्लाई और कर लोगे, तो ये कितना हो गया 1200/7। इसको आप कैंसिल आउट करते हैं, तो 7 वन जा 7 हो जाएगा, कितना बचा मेरे पास 50, 50 मतलब 7 जा 49, फिर बचा 1, 1 7 7 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो तरीका है वो समझ में आया होगा। तो मेरा जो, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ फिर से, मैंने इसको कैसे सोचा। मैंने इसको सोचा कि अगर मेरे पास भी ए, बी और सी तीन ही पर्सन है, और अगर तीन पर्सन है और मुझे कोई भी रियल डाटा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मुझसे यहाँ पे पूछा भी एक रियल डाटा नहीं है, तो अगर ए और बी है और यहाँ पे बी और सी है, तो हालांकि यहाँ पे जब मैंने रेशो देखा ए और बी का तो 120/100 आया, और बी और सी का देखा तो 40/100 आया। का मतलब ये हुआ कि भाई बी यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 100 है, तो बी कैसे डिफरेंट डिफरेंट हो, तो मुझे ये करना पड़ेगा, इस बी को बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 40 और 100 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, मैंने इसको काटा क्यों नहीं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन 100 में रखूंगा तो मेरे को बहुत आसानी पड़ेगी। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे को एलसीएम मिला क्या, 200, 40 और इसका, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करी ऊपर और नीचे, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो क्या हुआ, इनका रेशियो भी मेंटेन रहा और इनका रेशियो भी मेंटेन रहा, लेकिन बी क्या हुआ, यहाँ पे 200 बन गया। तो जब बी यहाँ पे 200 बन गया, तो उस केस में ए की वैल्यू 240 हो गई और सी की वैल्यू 500 हो गई। ठीक है, तो आपने इसको फर्दर सॉल्व किया और पूछा था हमसे ए कितना परसेंट है 20% ऑफ बी प्लस सी का, तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमको एक एक्सप्रेशन दे रखी है और उसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है। अब देखो जहाँ पे भी ये क्या है, मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, इसी को सॉल्व करोगे। ठीक है, और मास का रूल आप लोग जानते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसी को सॉल्व करोगे। तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 25 माइनस इसको ऐड करोगे तो 11 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास, ये हो गई मेरे पास 14। अब ये वाला ब्रैकेट के अंदर था, अब देखो 29 में से माइनस करूंगा, ये कितनी हो गई 14 बची। अब इसमें ये वाला ब्रैकेट लग गया। ठीक है, ये मैंने लिख, अब इसको सॉल्व करता हूँ और इसके साथ में क्या होगा 36 माइनस, अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी निकल गई 15 निकल गई। तो ये मेरे पास कितनी बच गई, ये मेरे पास बच गई यहाँ से 21, और मेरे पास क्या रह गई 45 रह गया बाहर, 45 माइनस 21, और ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास 20। एक इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने भी इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा, दैट इज ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है यहाँ पे देखने को, वो टाइम एंड डिस्टेंस से, और जैसे कि क्वेश्चन आपका हालांकि रिलेटिव स्पीड से ज्यादा पूछता है, तो मैंने कोशिश करी कि एक दो मॉक में यहाँ पे आपके पास रिलेटिव स्पीड का ही क्वेश्चन पुट करें। अ ट्रेन ऑफ 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक ट्रेन है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 120 मीटर लंबी है, और जो स्पीड है वो यहाँ पे 65 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, हालांकि खेल तेरा सारा किसमें है आपका, देखो सेकंड में पूछ रहा है, मतलब यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। इन व्हाट टाइम इट विल पास अ मैन, भाई एक आदमी खड़ा हुआ, उस आदमी की कोई लंबाई तो होगी नहीं ट्रेन के कंपेयर में, लेकिन उसकी जो स्पीड दे रखी है उस आदमी की वो कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन मूव कर रही है। तो पूछा हुआ है कि भाई ये जो ट्रेन है ये कितने टाइम में इस आदमी को पास करेगी। तो भी मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से जो स्पीड होती है वो घट जाती है। अब आदमी की लेंथ तो क्या है ट्रेन के कंपेयर में नेग्लिजिबल है,
तो यहाँ से क्या करेंगे, टाइम ऑफ पासिंग क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज 120 डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस। तो S1 माइनस S2 दैट इज 65 माइनस 5, और ये किलोमीटर पर आवर में, तो हमें मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 120 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5/18, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब आप देख सकते हो कि आपके पास ये किससे जा रहा होगा, देखो 60 से ये 2 टाइम्स जा रहा है पूरा का पूरा, तो डेसिमल में आ जाएगा हमारे पास। तो नीचे क्या है, देखो इसको डेसिमल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर कितना रह गया, 18 इंटू 4 रह गया, और नीचे कितना रह गया, 10 रह गया। अब 18 इंटू 4 भाई, 18 4 से कितना होता है हमारे पास, 72 होता है। तो 72 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना हो गया, 7.2 सेकेंड का आंसर। तो ऑप्शन डी हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का बस रीजन ये था कि यहाँ पे नीचे 10 मिल गया, तो 10 मिल गया नीचे, मतलब क्या है कि एक डेसिमल पे अपना आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। द ट्रेन फेयर, बस फेयर एंड एयर फेयर बिटवीन टू प्लेसेस आर इन द रेशियो 5:8:2। मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी किराया दे रखा है, फेयर दे रखा है। एक आपके पास ट्रेन है, एक आपके पास बस है, और एक आपके पास हवाई जहाज है, एयर ट्रेवल करते हो। ठीक है, तो अगर क्या है, फेयर का जो रेशियो दे रखा है, अगर ये 5 रुपए लेता है तो इससे 8 रुपए लगते हैं, और इससे 12 रुपए लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाई देम इन द रेशियो 3:4:5। और जो पैसेंजर जो जा रहे हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर जो जाते हैं, ठीक है, इनमें वो कितना दे रखा है, 3:4:5। मगर मतलब अगर 3 पैसेंजर ट्रेन से चल रहे हैं, तब उस केस में बस से 4 चल रहे होंगे और 5 एयर से जा रहे होंगे। The total fare collected on a particular day for these modes of transport for a single trip is 10700। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई यहाँ पे जो कलेक्शन किया गया है एक दिन का, वो इतने रुपए किया गया है। फाइंड द फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द एयर पैसेंजर, तो पैसेंजर से कितना किया गया। अब आप देखो भी यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसको ऐसे समझो, चलिए ट्रेन की बात कर लेते हैं। भाई ट्रेन में एक आदमी का किराया कितना है, 5 रुपए का। कितने लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, तो टोटल किराया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है, एक रियल वैल्यू दे रखी है किसकी, यहाँ पे ये टोटल फेयर कलेक्शन दे रखा है, तो मैं टोटल फेयर कलेक्शन निकालने की ही कोशिश करूंगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सिमिलरली 8 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो कितना जाएगा, 32 आ जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये जो रेशियो मिला, ये किसका मिल गया, ये टोटल, मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल कमाई की गई है इन पैसेंजर से, वो कितना है, इस रेशियो में बट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आपको दे रखा है 107,000 आपको दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपली इनका टोटल की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो यहाँ पे आप 15x मान लो, 32x मान लो, 60x मान लो, आप इनको ऐड करो। तो मैं इनको ऐड करता हूँ, तो ये मेरे पास कितना निकल के आएगा, ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 15, और ये 92 हो गया, और 92 में अगर 15 करता हूँ तो 107। तो ये मेरे पास कितने निकल के आया, 107 टोटल x, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 107,000 के बराबर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 107,000,7। हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आप देखो कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000 आ गया। हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द एयर पैसेंजर से कितना पैसा लिया गया, तो एयर से कितना लिया गया है, 60x। तो आप क्या करो, 60 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और 60 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। आंसर कितना आ गया आपके पास, 60,000। 60,000 हमारे पास कहाँ दिख रहा है अभी, ये वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 60,000 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यहाँ, ए बी और
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राम कंप्लीट्स अ वर्क इन 50 days, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एंड रहीम कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 20 days. If they working together, then find the share of Ram in a total wage of 35. यहाँ पे दो पर्सन है, एक है राम और एक है यहाँ पे रहीम। ठीक है, तो ये रहीम हो गया और ये हो गया राम। अब क्या दे रखा है, इनके डेज दे रखे हैं कि किसी पर्टिकुलर काम को फिनिश करने में अगर राम 15 दिन लेता है तो रहीम उसी काम को खत्म करने के लिए 20 दिन लेता है। तो इसमें क्या है कि आपको क्या नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे जो काम करना है वो कितना काम होगा, मतलब कितना वर्क करना है। तो तरीका क्या होता है, 15 और 20 का आप एलसीएम ले लेते हो। तो एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे देखो भी 3 इंटू 5 है, प्राइम नंबर में फैक्टर में तोड़ लो। 20 का मतलब कितना हुआ, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हुआ, 4 इंटू 5। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 2 की पावर 2, तो 4 तो रहेगा ही, 5 रहेगा और 3 रहेगा। यहाँ से सिंपली हमारे पास एलसीएम कितना निकल के आ गया, 60। हमने ये बोल दिया कि भाई इनको क्या करना है, 60, सपोज करो 60 दरवाजे बनाने हैं। तो राम क्या करता है, 15 दिन में बना लेता है, रहीम। अगर राम 15 दिन में 60 दरवाजे बना सकता है तो क्या एक दिन में कितने बनाएगा, तो आप क्या करोगे, 60 को डिवाइड करोगे 50। मैं बस आपको एक पीछे का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से कितना जाएगा, अभी यहाँ से आ जाएगा 4। अब मैं यही पूछूं कि भाई रहीम क्या करता है, 60 दरवाजे 20 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने बनाता होगा, तो एक दिन में बनाता है 60/20, मतलब 3। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी ऑफ राम निकल के आ गई और ये एफिशिएंसी ऑफ रहीम निकल के आ गई। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब देखो, फाइंड द शेयर ऑफ राम इन अ टोटल वेज ऑफ 3500 रुपए। अब भाई आप एक बात और जानते हो कि ये राम है और ये रहीम है, और इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 4:3 का है। मतलब कह सकता हूँ कि अगर रहीम एक दिन में 4 दरवाजे बना रहा है तो उस केस में रहीम कितने में बना रहा है, अगर राम 4 दरवाजे बना रहा है तो रहीम कितना बना रहा है, 3 दिन के बना रहा है। और जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो पैसे बटते हैं ना, ये किस में बटते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी के ऊपर ही बचते हैं। मतलब क्या है कि भी एक दिन में अगर ये दोनों को बुला लूं तो रहीम ज्यादा काम करेगा, तो पैसे किसको ज्यादा दोगे, आप रहीम को दोगे ना, वो सॉरी, आर फॉर ये राम है। ठीक है, तो एक दिन में राम क्या 4 तरह बनाता है और रहीम कितने बनाता है, 3 बनाता है, तो ज्यादा पैसे किसको मिलेंगे, जो ज्यादा काम करेगा। तो यही तो हो रहा है। तो ये टोटल वैल्यू क्या है, 7x, और 7x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3500 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 500। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि राम का शेयर बताओ, तो राम का शेयर कितना है यहाँ पे 4 का, तो 4x, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया यहाँ पे, 2000, 2000, दैट इज ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी, वो मुझे याद आ गया, रामसर साइड का मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था, तो हो सकता है वो क्वेश्चन अपडेट नहीं हुआ हो। तो रामसर साइड हमारे पास अभी इंडिया में टोटल कितनी है, 49 है, टोटल कितनी है, 49 है। ठीक है, इस चीज का आपके रखिएगा, आइडिया रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो आता है यहाँ पे रीजनिंग में देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इन सर्टेन कोड टेबल, तो TABLE टेबल को यहाँ पे लिखा गया है UC। तो आपसे पूछा होगा कि चेयर को कैसे लिखोगे, CHAIR, चेयर को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है भी, T20 होता है, और U हमारे पास क्या होता है, 21 होता है। A हमारे पास 1 होता है, तो C कितना होता है, 3। B हमारे पास 2 होता है, ये 5 होता है। L हमारे पास 12 होता है, तो P 16 होता है। E 5 होता है, तो J कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 5 बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें 1 ऐड करना है, फिर यहाँ पे हमें 2 ऐड करना है, यहाँ पे हमें 3 जोड़ना है, यहाँ पे हमें 4 जोड़ना है, और यहाँ पे 5 जोड़ना है। कितना है अभी, 3। 3 में एक जोड़ोगे तो मतलब 4 आएगा, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर एच का मतलब कितना है, 8। 8 में कितना जोड़ना है, 10। और 10 का मतलब क्या होता है, आई जे जे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मेरे को मिल गया यहाँ पे, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आंसर कितना हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी हमारे पास इसको का आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप ये वैल्यू याद रखिए, नहीं तो आपको फिर वहां पे टेबल बनानी पड़ेगी, तो आपका टाइम जाएगा। कोशिश कीजिए याद करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज नोन एज सेलुलोज रीजनरेटेड फाइबर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, रेयोन। ये जो रेयोन आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये वो फाइबर है जो सेलुलोज रीजनरेटेड फाइबर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो और ये बनता किससे, ये सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज से। और ये जो सेलुलोज होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है वुड पल्प में। होता है वुड पल्प में ये सेलुलोज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ग्रेवल, कोर्स एंड वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को आप लोग क्या बोलते हो, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखो, सीमेंट हो गया, पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, ठीक है, कंकड़ पत्थर और पानी जब हम मिला देते हैं तो ये बनता है हमारा कंक्रीट। क्या बनता है, कंक्रीट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कंक्रीट। अगर आपसे पूछता है कि मोर्टर क्या होता है, तो मोर्टर क्या होता है, जिसमें सैंड और सीमेंट अगर आप मिला देते हो तो वो कहलाता है हमारा मोर्टार। ठीक है, और और क्या है अभी, स्लरी। स्लरी तो आपको पता है कि स्लरी बनाते हैं, स्लरी क्या बनाते हैं, भी मिक्स कर लेते हैं, मतलब सेमी लिक्विड टाइप होता है। क्या होता है, मतलब पूरे तरीके से लिक्विड नहीं होता लेकिन सेमी लिक्विड टाइप होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे सीमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई खाद वगैरह आपने डाल दिया, मैन्योर हो गया, या पानी इसमें मिला दिया, तो ये क्या बन रही है, स्लरी बन रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास हमने कल क्वेश्चन किया था, तो यहाँ से पूछा था कि डिसेंट्री किससे कॉज होता है। तो ये क्या होता है, आपके पास एक बैक्टीरिया का नाम बताया था, सिंगेला। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो चेंज ये कर दिया है कि यहाँ पे अब आपसे खाली डिसेंट्री के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे मलेरिया भी डाल दिया गया है। तो डिसेंट्री हो गया या मलेरिया हो गया, ये किसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, कॉज किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोटो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो। ठीक, और यहाँ पे देखो मलेरिया, तो मलेरिया का कह सकते हैं, जो प्रोटोजुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है प्लास्मोडियम। तो आपने ये सुना होगा प्लास। ठीक है, और जो मॉस्किटो है, इस जो करियर है, मॉस्किटो क्या है, भी एक करियर है, मतलब इसको सहायता करता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। तो उस मॉस्किटो का नाम क्या है, एनोफिलिस। ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो है जो क्या करती है, ये क्या है, करियर है। और जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, इसका कारण है। दोनों में क्या है, अंतर है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो एक डिसीज जरूर करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको डिसीज का देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फेमस पेट्रोटिक सॉन्ग विच स्टर्ड द कॉमन पीपल ऑफ देयर नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया है। देखो लिखा गया है ये पूछा है। तो ये जो आपके पास लिखा गया है, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ पोर्शन आपका ये ज्योग्राफी से है, हालांकि ये क्या आता है, ज्योग्राफी में भी स्टैटिक पार्ट में आता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी, फंसद। तो फंसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में क्या है, लोकेटेड है। यहाँ पर है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि केरला की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, केरला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कौन सी है, इड्डू की। इड्डू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक और नाम है, वो है यहाँ पे अरालम। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं।
उत्तराखंड की बात करें तो भी एक तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो केदारनाथ तो मूवी बनी है, तो आपको ये तो पता, ये उत्तराखंड में है। एक आप लोग और ध्यान रख सकते हैं नंदौड़, नंदौड़, नंदौड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एमपी की बात करें तो एमपी में क्या रख सकते हैं आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, आप हटी गांव, हटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप एमपी की ध्यान रख सकते हैं। और याद रख सकते हैं बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और क्या रख सकते हैं आप लोग ध्यान रख सकते हैं टाटा पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो लगता है कि मुझको इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बी दिख रहा होगा, कर्णम मलेश्वरी। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, फर्स्ट फीमेल है। कौन है ये, फर्स्ट फीमेल है। तो अगर आपसे फर्स्ट फीमेल ना पूछ के नॉर्मली आपसे फर्स्ट इंडियन पूछ रहा है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा केडी जादव। केडी जादव आपका आंसर हो जाएगा। इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। आंसर आपका क्या है, केडी जादव है इसका। अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा था, तो मैंने कहा था कि कन्नम मलेश्वरी क्या है और ये कौन है, ये एक वेट लिफ्टर है, ये तो आप लोगों को पता है। और ये क्वेश्चन नॉर्मली आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये कौन है, एक वेट लिफ्टर है। और ये क्या है, पहली भारतीय महिला है। क्या है ये, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने क्या किया है, ओलंपिक में मेडल जीता, ठीक है। उसके बाद देखो मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह पे तो मूवी बनी है, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है तो एक तरीके से आपके लिए फायदा है। और यहाँ पे पीटी उषा की बात करते हैं, तो पीटी उषा क्या है, इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्या है, सक्सेसफुल एथलीट रही हैं, लगभग इन्होंने काफी मेडल्स भी जीते हैं। लेकिन ये है कि ये भी ओलंपिक में एक मेडल भी नहीं जीत पाई, और ये भी ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has become the first Deputy Managing Director of International Monetary Fund? तो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे पहली डिप्टी मैनेजिंग, ठीक है, डिप्टी एमडी किसकी, आईएमएफ की, ठीक है। आईएमएफ की पहली यहाँ पे कौन बनी है, तो यहाँ पे देखो आपको एक नाम दिख रहा होगा, गीता गोपीनाथ। तो ये आपका एक करंट का क्वेश्चन भी है, तो आप इसको ध्यान रखिए। गीता गोपीनाथ क्या है, फर्स्ट डिप्टी, ये क्या है, फर्स्ट एमडी है किसकी, डिप्टी एमडी है आईएमएफ, ठीक है। उसके बाद कुछ नाम है यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे आरती सिन्हा की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये पहली एशियन वुमेन है। कौन है, पहली एशियन वुमेन है जिन्होंने क्या किया है, इंग्लिश चैनल को यहाँ पे स्विम किया, तो स्विम अक्रॉस दिस चैनल। क्या नाम है इनका, आरती सिन्हा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कमला हैरिस। तो कमला हैरिस क्या है यहाँ पे आपके पास, आप लोग जानते हैं, ये अभी क्या बनी है, करंट में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है किसकी, वाइस प्रेसिडेंट है किसकी, यूएसए की। तो बहुत चर्चित में है क्योंकि इंडियन ओरिजिन से है, और मतलब सॉरी, इनके जो मम्मी थी है ना, वो शायद इंडियन ओरिजिन है। फिर उसके बाद क्या है, अमृता प्रीतम की बात करी जा रही है। तो ये कौन है, ये फर्स्ट वुमेन है जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, फर्स्ट वुमेन जिनको यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो ये जो आपका है, ये कौन प्रिपेयर करता है, तो ये आपका ध्यान रखिए क्वेश्चन है, ये आपका प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ये क्या करता है, ये करता है
और ये किसके अंडर में आता है? तो ये आता है यूनियन ऑफ होम मिनिस्टर के अंडर में आता है। और इस टाइम पर किसके अंडर है ये डिपार्टमेंट? अमित शाह के अंडर डिपार्टमेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि GGI स्कोर मिलता है और उसके बेसिस पे जो भी टॉप क्या करती है, मतलब कोई भी स्टेट जो टॉप करती है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉग्रेट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर इन दिसंबर 2021? 2021 में भी एक नया आपके पास दिसंबर में एक क्या एम्स खुला है, तो वो गोरखपुर में खुला है, ये आपको पता लग गया। और ये कौन किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये नरेंद्र मोदी का है। और ये जो योजना है, ठीक है, ये जो एम बनाने की जो योजना है, ये किसके अंतर्गत आती है? ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पास आता है, हाल ही में क्या हुआ है यहाँ पे, आप ये पता है भी हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक हुए हैं ना, कहाँ पर हुए हैं मैंने बोल दिया है। और वैसे भी यहाँ पे बोला हुआ है टोक्यो नहीं, यहाँ पे एशियन यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो एशियन यूथ पैरा ओलंपिक गेम की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है किसने गोल्ड मेडल जीता है जो दिसंबर में हुई? तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यहाँ पे देखो आपके पास देवेंद्र झझरिया, संजय आर नीलम, कशिश लाकड़ा और अनैया अनैया बंसल। ध्यान रखिए कि कशिश लाकड़ा ने यहाँ पे क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है एशियन यूथ पैरा ओलंपिक्स गेम में, जो कहाँ पर हुए थे? बहरान में हुए। ठीक है, ये हुए थे। तो ये आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे यहाँ पे। चलिए, और देवेंद्र जजरिया तो आप लोग जानते ही हैं, जेवलिन इंडियन जेवलिन थ्रोअर है पैरालंपिक में। और इन्होंने क्या है, 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। ध्यान, 2 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने पैरालंपिक। क्या करते हैं? फील करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो यहाँ पे एंड होता है। अब हमारे पास क्या आता है? इंग्लिश वाला पोर्शन चल के आता है। तो देखते हैं, यहाँ पे सब इकट्ठे देख लेंगे। मैंने आप लोग कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का, इसका आंसर क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके पास निकल के आता है गैरुलियस। तो गैरुलियस की यहाँ पे बात करें तो गैरुलियस है ना। तो गैरुलियस की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई चीज क्या हो रहा है, मतलब अननेसेसरी क्या हो रहा है, बात करे जा रहा है ना, कि बहुत सारी बातें कर रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब अनइम्पोर्टेंट थिंग्स है, कुछ भी, मतलब बस बातें किए जा रहा है, बातें किए जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो होता है गैरुलियस का मतलब। अब यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। तो देखते हैं, देखो टॉकेटिव पर्सन क्या होता है? जो बहुत बातचीत करता है वो टॉकेटिव कहलाता है। चैटी मतलब क्या है? जो फ्रेंडली तरीके से बात करने वाला है, वो भी यहाँ पे आ गया है। लोकेशियस, लोकेशियस भी क्या होता है? जो बातूनी आदमी होता है वो भी लोकेशियस होता है। तो एक ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, वो आ रहा है इनहिबिटेड। तो इनहिबिटेड क्या होता है? जो नॉर्मली मतलब इस तरीके से बात नहीं करता है, वो बहुत सोच समझ कर क्या करता है? बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज इनहिबिटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है यहाँ पे एक्सर्ट। अगला जो आता है वो आता है एक्सर्ट। अब एक्सर्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं और यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर मान लो मुझे एक्सर्ट का भी मीनिंग नहीं पता, तो मैं इन ऑप्शन से देखता हूँ, है ना। ऑप्शन में एक ही तो अपोजिट होगा, बाकी तो सब क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे उसके, है ना। क्योंकि भी लेवल है इस तरीके से, तो आपका क्या होगा? सिनोनिम, सब सिनोनिम्स ही नजर आएंगे। देखो हमारे पास क्या है? सेलिब्रेट करना, जुबिलेट करना या रिजॉइस करना, ये सब क्या है? ये सब आपके पास क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मतलब क्या? सेलिब्रेट कर रहे हो मतलब क्या है कि किसी चीज की खुशी है तो उसको आप क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो, है ना, उस एक्टिविटी को आप एंजॉय कर रहे हो। जुबिलेट कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो? अपनी खुशी को दिखा रहे हो, है ना, खुशी हो रही है, एक तरीके से खुश हो रहे हो। और रिजॉइस मतलब भी क्या होता है? सेम चीज होती है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सल्ट का मतलब होता है वो यही मतलब होता है, मतलब खुश होना, खुशी को एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे एक वर्ड मुझे दिख रहा है कंसील। तो कंसील का मतलब क्या हो जाएगा? अगर वो खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि
कंसील का मतलब कोई चीज होती है कि छिपी हुई होती है, उसको दिखाता नहीं है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंसील, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है डिस्क्रीट। अब वही चीज है, मुझे मान लो डिस्क्रीट का मतलब समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे देखूँ केयरफुल लिखा है, रेकलेस लिखा है, सरकमस्पेक्ट लिखा है, कोशियस। कॉशियस कॉशन रखना, केयरफुल, दोनों क्या है एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, मतलब क्या है सेम मीनिंग है, क्या है इन दोनों का सेम मीनिंग है। उसी तरीके से सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट भी क्या है, वही मतलब बहुत ही केयरफुली किसी चीज को सोचना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज करने से पहले क्या है, किसी चीज को हम लोग सोचते हैं तो वो क्या है, वो भी सर्कमस्पेक्ट है। तो एक वर्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज रेकलेस। तो रेकलेस मतलब क्या है कि मैं उस किसी काम को कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं कि इसका खतरा कितना होने वाला है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस काम को कर रहा हूँ। तो रेकलेस क्या है, बिना सोचे समझे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मतलब ये नहीं पता कि वो चीज आगे जाके फायदा करेगी या नुकसान करेगी। मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि आप कोई चीज के लिए क्या हो, केयरफुल हो, कॉशियस हो, मतलब कोई भी काम करने से पहले आप क्या सोच रहे हो, उसके परिणाम के बारे में सोचने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या होता है, भी सेम मीनिंग जो देगा। सिनोनिम का मतलब जो यहाँ पे आपको सेम मीनिंग दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आता है वर्ड, वो यहाँ से निकल के आता है पास, ग्रेसफुल। ठीक है, अब ग्रेसफुल की बात कर लेते हैं। अब देखो मेरे को क्या है, ग्रेसफुल का मान लो मुझे नहीं मतलब पता, तो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन से क्वेश्चन करने की सॉल्व करूंगा। जैसे क्या है, एक नेचुरल लिखा हुआ है, एक डेकोरेट लिखा हुआ है, मतलब नेचुरल और डेकोरेट मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ये आप क्या, एक चीज नेचुरल है, एक चीज क्या है डेकोरेट करके दी गई है। एक क्या है आर्टिफिशियल है, मतलब आर्टिफिशियल। और यहाँ पे क्या है डेकोरेटेड, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे से एक जैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, मतलब ग्रेसफुल होने का मतलब ये होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तरीके से कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, कोई चीज क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, स्मूथ है, नेचुरल है, रिलैक्स हो रहे हो आप, है ना। जैसे क्या होता है, कोई डांस है, तो कोई पिक्चर है, तो वो कैसी है, ग्रेसफुल टाइप की है। ठीक है, तो क्या कर रही है, एक तरीके से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है ना। तो ये क्या है, ग्रेसफुल का मतलब होता है। तो ग्रेसफुल का अगर कोई चीज क्या मतलब है, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकता, डेकोरेट भी नहीं हो सकता, नेचुरल भी नहीं हो सकता। कोई चीज क्या होगी, जब एलिजेंट होगी, क्या होगी, जब एलिजेंट होगी तभी क्या होगी, वो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है रिप्रोच। रिप्रोच, अब देखो यहाँ पे क्या है, अप्रोच, कंफ्यूज, अप्रिशिएट करना, ब्लेम करना। ठीक है, तो रिप्रोच का मतलब क्या हो गया, रिप्रोच का मतलब बेसिकली होता है कि किसी पर आप क्या करते हो, ब्लेम लगाते हो। पर क्या लगाते हो, ब्लेम लगाते हो। तो डायरेक्टली ऑप्शन मेरे पास आ गया, ऑप्शन दैट इज प्ले। अप्रिशिएट करना मतलब किसी को उसको वैल्यू देना, कि आपने अच्छा किया है, ये काम अच्छा किया है, तो हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कंफ्यूज करने का मतलब क्या हो गया, कि बहुत वो कंफ्यूज हो गया पर्सन, ठीक है, उसे नहीं पता लग रहा क्या सही है क्या गलत है। अप्रोच करना मतलब क्या है, कि किसी के पास जाकर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करना, तो क्या है, अप्रोच करना। तो उसका सही जो आंसर है वो क्या है, ब्लेम। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वर्ड, वो निकल के आता है, वो आता है रेसिप्रोकेट। तो रेसिप्रोकेट कहने का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, भी किसी को, किसी से अपनी बात को मतलब रेस्पॉन्ड करते हो। मतलब क्या होता है कि आप कुछ बोल रहे हो, उधर से कुछ आ रहा है, तो वो क्या है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला, रेस्पॉन्ड आ रहा है, तो रेस्पॉन्ड आ रहा है मतलब यहाँ से एक ऑप्शन मुझे साफ नजर आ गया, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग्स, तो हमको यहाँ पे करनी है इनकी स्पेलिंग सही। मतलब इसमें क्या है, चूज द मिस स्पेल्ड, जो गलती है वो हमें उस वर्ड को यहाँ पे निकालना है। चलो करते हैं। ए बी, अब देखो यहाँ पे क्या है, कि मोमेंटम, मोमेंटम तो आप पढ़ते हो सेम है, एंटीक, एंटीक भी ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, अकेशन, अकेशन ऐसे नहीं लिखा था, ऐसा आता है। ठीक है, तो ये वाला अकेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुल, ट्रूली, होली, या ओफुल। अब बताओ भी इसमें से क्या आपको कंफ्यूजन में आ रहा है। तो ट्रूली आपने कभी ऐसा देखा है, नहीं, आपने देखा होगा ट्रू वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, एक्सटेसी।
अब देखो इसमें क्या है, स्पेलिंग। देखते हैं इसमें से कौन सा भी हमारे पास सही वर्ड है। तो ECSACY होता है, क्या होता है, CY होता है, X। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चरम खुशी। मतलब बहुत ही अच्छी जो फीलिंग होती है, जिसमें आप बहुत खुश महसूस करते हो ना, उस टाइम पर जो फीलिंग आती है जब आप बहुत खुश होते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू को फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वंस बीरबल वॉज फॉरबिडन फॉर अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच। मतलब क्या होगा, वो एक बार क्या हो गया यहाँ पे, वो फॉरबिडन, हाँ, फॉरबिडन फॉर अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच, भूल गया। ठीक है, तो अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच, फॉर अटेंडिंग, फॉर नहीं होता, फ्रॉम होता है ना। तो आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है सेंस क्या बन रहा है, फ्रॉम। तो फॉर मतलब क्या है कि किसी रीजन की वजह से, किसी चीज के लिए। और फ्रॉम मतलब क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं उसकी ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ये क्या है आपके पास, फ्रॉम हो जाएगा। ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास, द क्लब आर ऑर्गेनाइजिंग अ 2 डे योगा एंड मेडिटेशन कैंप फॉर बिगिनर। द क्लब आर, अब देखो क्लब क्या है, एक है। क्लब क्या है, एक होता है। तो अगर एक है तो यहाँ पे क्या है, वर्ब कैसी है, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, जो अंडरलाइन है आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देयर विल बी लिटिल more people in the class next year but we have enough space। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लिटिल, और मैंने आपको बताया था कल फ्यू वाला कंसेप्ट है ना, फ्यू वाला बताया था। तो फ्यू क्या है, जहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। तो भी इन बच्चों को तो आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। आपके पास क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ फ्यू, देयर विल बी अ फ्यू मोर पीपल इन द क्लास नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप क्या लगाओगे, आप यू का यूज कब करोगे, जब आपके पास क्या हो जाएगा, प्लूरल टेबल नाउन है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा। हाँ, जब बहुत टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे रूल्स रिवाइज करा सके, ये है कि आप करते रहिए डेली क्लास, आपको फायदा मिले। द fiery young politician dash a spell on his audience। बताओ क्या जाएगा आंसर, fiery young politician cast a spell on his audience। नेक्स्ट क्वेश्चन, as the students argued, the principal tried to dash them into silence with the threat of मतलब अगर स्टूडेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल से आर्ग्यू कर रहा है, तो जो द प्रिंसिपल ट्राई टू, ठीक है, उनको साइलेंस कराने की कोशिश कर रहा है। और कैसे डरा रहा है, मतलब सस्पेंड ना करने की तो तरीके से कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस ये जो वर्ड होता है, ये आपका जो वर्ड होता है, ये होता है डायरेक्ट वे में धमकी नहीं देगा, है ना, इसे निकाल दूंगा। ठीक, तो क्या है कि आप क्या करते हो, मतलब डराते हो, ठीक है, लेकिन एक तरीके से मतलब आप डायरेक्टली धमकी भी नहीं दे रहे हो, और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब होगा अगर ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी द पायलट विल डैश द फ्लोर लाइटनिंग ऑन द प्लेट प्लेन, फ्लोर लाइटिंग ऑन द प्लेन। अगर भी इमरजेंसी होती है तो क्या करेगा, पायलट डीएक्टिवेट तो करेगा नहीं, रुकेगा भी नहीं, हॉल्ट भी नहीं करेगा, स्टॉप भी करेगा, तो क्या करेगा, एक्चुएट कर देगा। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा ये वाला सेशन जो है मॉक टेस्ट 2 आपका यहाँ से होता है कंप्लीट। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट मॉक।
तो आप लोग मॉक अटेंड करते रहिए। यहाँ से ये है कि आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है जिसमें आपका 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 40 में मैं 35 क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि जो लैंग्वेज आपकी है बंगाली वाली और नेपाली वाली वो क्या रहेगी, वो तो आप आराम से कर जाओगे 5 क्वेश्चन। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के साथ-साथ उसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है और आप चाहते हो उसको शेयर करना तो अपने फ्रेंड्स आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो थैंक यू।